हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं ईसोफेगस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईसोफेगस। और इस वीडियो के अंदर मैं ईसोफेगस के डायमेंशन, उसके कोर्सेस, उसके कर्वेचर्स, उसके कॉन्स्ट्रक्शन, उसके रिलेशंस, उसकी वेस्कुलर सप्लाई और उसके क्लिनिकल एनाटॉमी सारा का सारा डिस्कशन करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी बट वीडियो ज़बरदस्त बनेगी यार, क्योंकि ईसोफेगस मैंने स्टार्ट किया है ना, तो जाहिर सी बात है कि यार अगर मैं कोई टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ तो वो टॉपिक खत्म करता ही हूँ यार। मैं चाहता तो इस वीडियो को स्प्लिट भी कर सकता, अलग अलग तरह के पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता था, मतलब दो तरह के पार्ट्स में भी बना सकता था। बट होता क्या है कि अगर मान लो तीन तरह के पार्ट में बनती है जनरली ये वीडियो। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं डायमेंशन, कोर्सेज, कर्वेचर, कंस्ट्रक्शन ये बता देता। सेकंड के अंदर मैं रिलेशन बता देता। थर्ड के अंदर वेस्कुलर सप्लाई और क्लिनिकल बता देता। बट वो तीन वीडियो में से आप एक ही पक्का गारंटी है कि एक ही वीडियो देखोगे। पक्का गारंटी, श्योरिटी है यार ये मेरी। एक वीडियो देखेंगे, दो वीडियो नहीं देखेंगे, तो आधी चीजें तो है दिमाग में, आधी चीजें सफा। तो जितना देखा उतना भी कोई मतलब का नहीं रहा यार। तो या तो देखो देखो तो पूरा देखो, वरना देखो ही मत यार। क्योंकि अगर टॉपिक की वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है यार, उसको खत्म करना ही है यार। क्योंकि अगर बीच में से खत्म कर दिया, इसका मतलब है खुद का नुकसान करना। इसका मतलब है खुद का नुकसान करना। और मैं आ जाता हूं इसोफेगस के बारे में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो इसोफेगस है ये एक्सटेंड होता है एक फेरिंग से एक स्टोमक तक। आपको पता ही है सबको कि हमारा माउथ होता है, फूड पार्टिकल्स होता है, वो माउथ के अंदर जाता है, माउथ से इस फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग से हमारे स्टोमक के अंदर जाता है। तो फेरिंग से जो स्टोमक के अंदर गया तो वो किसके बीच गया, किसके द्वारा गया, वो हमारे इसोफेगस के द्वारा जाता है। मतलब सिंपल तरीके में बोलूं तो जो इसोफेगस है ये नेरो मस्कुलर ट्यूब है, जनरली नेरो मस्कुलर ट्यूब है जो हमारे एक्सटेंड करती है फेरिंग्स और स्टोमक के बीच। सिंपल शब्दों में बोलूं तो नेक और एब्डोमिनल है, उनके बीच का जो रीजन होगा, नेक क्या है, हमारे गर्दन के पास जो सर्विकल रीजन होता है उसको ही तो नेक बोलते हैं ना, वहां तो नेक होती है ना। तो उस C6 से स्टार्ट होगा और एब्डोमिनल एब्डोमिनल के जो T11 की अगर बात करो, थोरेसिस वर्टिब्रेटा, वहां थोरेसिस वर्टिब्रा की अगर बात करो तो वहां से जाएगा और वहां से एक्सटेंड होगा हमारे स्टोमक के अंदर। करेक्ट। तो ये हमारे नेक से एब्डोमिनल के अंदर होता है। और उसके बाद में ये प्रोवाइड करवा देता है पासेस, क्या क्या पासेस, बोलस और लिक्विड का पासेस प्रोवाइड करवा देता है ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन। दिमाग में एक चीज आती है यार कि ये थर्ड स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन होता क्या है। क्या फर्स्ट स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन होता है, क्या सेकंड स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन भी होता है क्या? हाँ होता है, जाहिर सी बात है यार। आपको याद हो तो जब फर्स्ट स्टेज ऑफ ओरल कैविटी की अगर बात करूं तो ओरल कैविटी के अंदर फर्स्ट स्टेज होता है, उसको बोला जाता है ओरल स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन। और जो सेकंड स्टेज की अगर बात करूं तो वो हमारे फेरिंग्स के अंदर पढ़ा जाता है और वहां पे बोला जाता है फेरिंग्स स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन। और जो थर्ड स्टेज है वो इसोफेगस के अंदर आएगा। तो फर्स्ट स्टेज कहाँ आया, हमारे माउथ ओरल कैविटी के अंदर। सेकंड स्टेज कहाँ है, हमारे फेरिंग्स के अंदर। और थर्ड स्टेज कहाँ है, इसोफेगस के अंदर होगा। उसके बाद मैं डायमेंशन के बारे में बात करूं, डायमेंशन के अंदर लेंथ, विड्थ और लुमेन के बारे में स्टडी की जाएगी। जनरली जो इसकी लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होती है। विड्थ की अगर बात करो 2 सेंटीमीटर होता है और लुमेन कुछ इस तरह से होता है, ये एंट्रो फ्लैटर होता है। जनरली लुमेन इसका फ्लैटर होता है एंट्रो और पोस्टीरियर साइड से। जो इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसको क्वार्टर रूल्स भी बोला जाता है, क्वार्टर रूल से भी याद किया जाता है, या फिर ऐसा बोलो सिंपल शब्दों में कि 25 रूल। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे तरह के ऑर्गन हैं जिनकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे हम इसोफेगस की बात करूं, वहां पे उसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। ड्यूडेनम की अगर बात करूं तो उसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। यूरेटर की अगर बात करूं तो उसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। और कुछ अदर ऑर्गन है उनकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था, विड्थ के बारे में बात कर रहा था। तो विड्थ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अगर ये कभी भूल जाओ आप तो जितनी विड्थ, जितनी लेंथ होगी उसका फर्स्ट लेटर से विड्थ होगी।
फर्स्ट लेटर मतलब 2 हो जाएगा यार। लुमेन के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया है। डायमेंशन कंप्लीट, कोर्सेज के बारे में बात करता हूँ। जनरली होता क्या है कि जो हमारा ये डायग्राम को देखिएगा, पहले डायग्राम समझाऊंगा, फिर ये जो चीजें है ना, और ये बस डायग्राम समझना है बस यार। इसके अंदर अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है ये चीजें तो समझ में आएगी। देखिएगा डायग्राम को, ये जो हमारा इसोफेगस है ये हमारा 3 तरह के रीजन के अंदर रहता है। हमारा थोरेक्स ऊपर की तरफ, ये थोरेक्स रीजन है, और ये हमारा अगर इसकी अगर बात करूं ये वाले रीजन की, तो ये इंफीरियर मीडियस्टेनम रीजन है, और फिर नीचे की तरफ एब्डोमिनल रीजन है। तो 3 तरह के रीजन के अंदर रहता है ये, थोरेक्स, मीडियस्टेनम और एब्डोमिनल, याद रहेगा। अब जो इंफीरियर जो मीडियस्टेनम है इसके भी 3 तरह के पार्ट होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये मीडियस्टेनम है जनरली, तो मीडियस्टेनम का ये ऊपर वाला है सुपीरियर मीडियस्टेनम, नीचे वाला है इंफीरियर मीडियस्टेनम, करेक्ट। अब जनरली होता क्या है कि ये हमारे थोरेक्स से ऊपर होता है सर्विकल वर्टिब्रा। तो सर्विकल वर्टिब्रा की अगर बात करूं तो C6 होता है यहाँ पे, और इसके नीचे की अगर बात करूं यहाँ पे C7 होता है। तो अगर मैं बोलूं तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि, और ये हमारी नेक से यहाँ, और शुरू में मैंने कहा कि नेक से एक्सटेंड होगा और कहाँ तक जाएगा, एब्डोमिनल रीजन तक। तो C6 मतलब सर्विकल पे नेक रहती है, तो नेक से एक्सटेंड हुआ और कहाँ तक गया, एब्डोमिनल तक गया। ज़्यादा दिख रहा है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ कि हमारी ऐसे भी बोल सकते हैं कि C7 जो सर्विकल वर्टिब्रा है वहां से स्टार्ट हो रहा है। उसके जो अपर बॉर्डर की अगर बात करूं, यहाँ पे अपर बॉर्डर होगा, तो C7 के अपर बॉर्डर से भी स्टार्ट हो रहा है, या C6 के लोअर बॉर्डर से भी बोल सकते हैं अपन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सटेंड होना, और कहाँ तक जा रहा है, मेरे स्टोमक तक जा रहा है, मतलब एब्डोमिनल तक जा रहा है, क्योंकि जो ये है स्टोमक, ये एब्डोमिनल के अंदर है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ, पर मैक्सिमम बुकों के अंदर आपको मिलेगा कि ये देखो दोनों पोजीशन सेम है, या तो मैं C6 के लोअर बॉर्डर बोलूं या C7 के अपर बॉर्डर बोलूं, दोनों बात सेम है। बट मैक्सिमम बुकों के अंदर ये लिखा रहता है कि C6 के लोअर बॉर्डर की अगर बात करूं तो वहां से एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है, और ये एक्सटेंड होना यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक एक्सटेंड होगा, स्टोमक तक एक्सटेंड होगा। अरे हो जाएगा क्या। उसके बाद में ये एंटीरियर मीडियल ये पार्ट है जनरली इसके मीडियस्टेनम के। मीडियस्टेनम होता क्या है, 2 लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है मीडियस्टेनम, बताऊंगा यार। और ये जो लाइन है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जब ये जो हमारे यहां से एंटर करता है ना C6 के लोअर बॉर्डर से, और किसको क्रॉस करते हुए जाता है, ये वाली जो लाइन है ना, ये है अपर थोरेसिस इनलैंड, करेक्ट। अब अपर थोरेसिस इनलैंड, या फिर ऐसा बोलूं सुपीरियर थोरेसिस इनलैंड। दिमाग में एक चीज आती है यार कि सुपीरियर थोरेसिस इनलैंड क्या होती है, समझाता हूं यार, समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने आया हूं तो कुछ तो रीजन लेके आया हूंगा यार, क्योंकि मैं ऐसी चीजों में ऐसी चीजें नहीं बताता जिसका मेरे पास कोई ये नहीं है, लॉजिक नहीं है। अगर रीजन होता है तभी मैं वीडियो बनाता हूं, अगर रीजन नहीं होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, करेक्ट। तो मैं यहां पे भी वही बताऊंगा कि सुपीरियर थोरेसिस इनलैंड, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो अगर मैं बनाता हूं एक एक चीज क्लियर करता हूं, चलता हूं। तो ये जो सुपीरियर थोरेसिस इनलैंड की अगर बात करूं तो जानते हैं सुपीरियर थोरेसिस इनलैंड क्या होती है। ये क्या है कि हमारे, अगर मैं बात करूं यहां पे इस डायग्राम को देखिएगा, यहाँ मैंने ढंग से समझ में नहीं आएगा, ये थोरेसिस जो मेनोब्रियम स्टेर्नी है जनरली, ये मेनोब्रियम स्टेर्नी का टॉप पार्ट है, और ये हमारा थोरेसिस का टॉप पार्ट है। तो जो मेनोब्रियम स्टेर्नियम का टॉप पार्ट और जो थोरेसिस का जो टॉप पार्ट है उसके बीच में इमेजिनरी लाइन करके जाती है, उसको बोला जाता है सुपीरियर थोरेसिस इनलैंड। आया, अब ये चीज समझ में आ गई। अब ये सारी चीजें हैं यार इस डायग्राम के अंदर, और इस डायग्राम के अंदर ये सारी चीजें हैं, बस देखने का फर्क है। देखो मैंने क्या कहा कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ C6 स्टार्ट हो रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ C6 से, करेक्ट। उसके बाद में एंटर कर रहा है थोरेक्स के अंदर, एंटर करेगा किसके द्वारा एंटर करेगा, सुपीरियर थोरेसिस इनलैंड कर रहा है, सुपीरियर थोरेसिस इनलैंड के बीच, आगे समझ में। कंटिन्यू जाएगा किसके अंदर, सुपीरियर मीडियस्टेनम, ऊपर वाला सुपीरियर मीडियस्टेनम, नीचे सुपीरियर मीडियस्टेनम के अंदर जाएगा, इसके अंदर गया,
जा रहा है ना यार ये सुपीरियर मीडियस्टेनम के अंदर। और देखो इस इंफीरियर के अंदर नहीं जा रहा, सुपीरियर के अंदर ही जा रहा है जनरली। सुपीरियर मीडियस्टेनम के अंदर कंटिन्यू किया और कंटिन्यू गया पोस्टीरियर मीडियस्टेनम पीछे की तरफ, करेक्ट। अब एक चीज याद है, याद रखना है आपको दिमाग में, आगे भी बताऊंगा और यहाँ पे भी बताता हूँ कि इसोफेगस है ये ऑलवेज लाइन हमेशा पोस्टीरियर रहता है। बट अपर पार्ट की अगर बात करूं, जो अपर जो इसोफेगस है ना ये हमेशा पोस्टीरियरली लाई करता है जनरली। बट इसका जो अपर पार्ट तो इसका पोस्टीरियरली लाई करेगा। बट इसका नीचे वाला पार्ट की अगर बात करूं ना तो जैसे जैसे नीचे आएगा नीचे अवोल्ट आ जाएगा, करेक्ट। और अवोल्ट आ जाता है ना जिसकी वजह से ये इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, बताऊंगा आगे। बस यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हिंट दिया हूँ थोड़ा सा। कंटिन्यू सुपीरियर मीडियस्टेनम से कंटिन्यू पोस्टीरियर मीडियस्टेनम गया और वहां प्राइस करा डायफ्राम को 80 टेल लेवल तक। कैसे, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, बता देता हूं। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। अगर इस डायग्राम की अगर बात करूं तो ये हमारा T10 लेवल है और ये है हमारा डायफ्राम। तो ये कंटिन्यू पोस्टीरियर मीडियस्टेनम से आया और ये जो T10 जो लेवल है वहां से प्राइस करके डायफ्राम के अंदर ये प्राइस कर जाता है। दूसरी बात कि ये जो हमारा स्टोमक होता है, इसका स्टोमक का जो T11 पे जो हमारा स्टोमक होता है, इस स्टोमक की अगर बात करूं तो स्टोमक का जो कार्डिक पार्ट है उसके साथ ये ज्वाइन कर लेता है यार, करेक्ट। अब उसके बाद में ये तो हुई मेरी इस कॉर्सेस की बात कर ली। अब मैं बात करूंगा यार कि इसके डायमेंशन के बारे में बात करता हूं। तो मैंने डायमेंशन की बात कर ली, अब बात करूंगा कर्वेचर। 4 तरह के कर्वेचर होते हैं, 2 तो एंट्रो पोस्टीरियर कर्वेचर होते हैं और 2 होते हैं साइड टू साइड। अब कैसे होते हैं ध्यान से देखिएगा कि जो 2 साइड से साइड कर्वेचर होता है, एक तो होता है एट अ लेवल ऑफ रूट ऑफ नेक के और एक होता है लेवल ऑफ T7 के, करेक्ट, साइड टू साइड। अब ये कैसे होता है बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी ऊपर की तरफ सुपीरियर, नीचे इंफीरियर, इधर राइट पोजीशन इधर लेफ्ट पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन बता रहा हूं यहाँ। अब यहां से C6 से स्टार्ट होता है और कहने का मतलब ये जाता है हमारे T11 जो स्टोमक का जो कार्डिक पार्ट है वहां के लेवल तक। ऐसे ये सारा का सारा जा रहा है C6 C7 T5 T7, इन लेवल से पास होता हुआ चला जाता है हमारा इसोफेगस। आपको डायग्राम से में स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो इसोफेगस होता है ये एकदम कंटिन्यू नहीं है यार, इसका जो लाइन है ना ये कंटिन्यू नहीं है, मतलब ये कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है नेरो। क्योंकि शुरू में मैंने कहा था कि इसोफेगस इज अ नेरो मस्कुलर ट्यूब, मतलब मस्कुलर है तो अगर मैं इसको प्राइस करूंगा तो ये दब जाएगी। अगर दब जाएगी मतलब इसकी जो आगे पढ़ूंगा कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर कि इसकी 4 तरह के कॉन्स्ट्रक्टर होते हैं जिसको एबीसीडी से मैं याद करना सिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें आती है एग्जाम में। तो इसके अंदर ये 2 जो साइड है उसमें लेफ्ट की तरफ मूव करता है। एक तो C7 के लेवल पे ये लेफ्ट साइड में साइड टू साइड मूव करता है और एक यहाँ पे T7 पे ये लेफ्ट साइड में मूव करता है। तो 2 जगह तो ये एक लेफ्ट साइड में मूव कर देगा, मतलब साइड टू साइड मूव करेगा, और 2 जगह ये सीधा रहेगा ऐसे एंट्रोपोस्टेरियरली, करेक्ट। तो ये एट अ लेवल ऑफ रूट ऑफ नेक, मतलब सर्विकल रीजन में यहाँ पे ये साइड टू साइड मूव करा, और दूसरा लेवल ऑफ T7 यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में मूव करता है। यार आपको याद हो तो हमारे जो हमारा क्या था स्पाइनल कॉर्ड था, उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मैंने यही पढ़ा था कि वो भी 2 जगह से टिल्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड भी वो 2 जगह से लेफ्ट साइड में मूव करता है, एक C7 लेवल पे और एक T7 लेवल पे होगा। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद में एंट्रोपोस्टेरियर अगर बात करूं, ये भी 2 जगह ये कर्वेचर होता है, एक सर्विकल स्पाइन में, ये देखो सर्विकल स्पाइन में हो रहा है, एक थोरेसिस में ये सीधा एंट्रोपोस्टेरियर। तो ये हुई हमारे कर्वेचर के बारे में बात। अब मैं बात आ जाता हूं कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में, ध्यान से देखिए। जनरली कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि कहीं से कोई भी ट्यूब या स्ट्रक्चर अगर मुड़ जाए, अगर कहीं से कोई ट्यूब या स्ट्रक्चर अगर मुड़ जाए, कैसा भी शेप ले ले, तो वो एक उसको कॉन्स्ट्रक्शन बोला जाता है। मैंने कहा था कि मान लो जैसे कोई प्लास्टिक का पाइप है, प्लास्टिक का पाइप मतलब एक इसोफेगस को मानता हूं। मान लो ये जो ये एक प्लास्टिक का पाइप है, करेक्ट।
अब इस प्लास्टिक के पाइप की अगर मैं बारे में बोलूं, अगर ये प्लास्टिक का पाइप है, अगर ये अब ये इसोफेगस है जनरली, इसोफेगस मान लो इसको, अगर ये इसोफेगस है तो अगर ये एक क्या है, इसोफेगस क्या है, नैरो मस्कुलर ट्यूब, मतलब मस्कुलर ऑर्गन होगा, तो इसको मैं यहां से भी प्राइस कर सकता हूँ, इसको मैं यहां से भी प्राइस कर सकता हूँ, इसको मैं यहां से भी प्राइस कर सकता हूँ, मतलब किसी भी जगह से प्राइस कर सकता हूँ, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है ना, तो अगर प्राइस करूंगा तो इसकी जो साइज है वो चेंज हो जाएगी। लोकेशन, तो एबीसीडी से याद करेंगे, लोकेशन, वर्टिब्रा की पोजीशन और डिस्टेंस फ्रॉम अपर इंसिजर ऑफ टीथ पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह से अपर इंसिजर ऑफ टीथ की तरह होता है। देखो एबीसीडी से कैसे याद करेंगे भाई, ए बी सी और डी, याद होगा, ए बी सी और डी ऐसे याद करेंगे, ए बी और ए बी के ऊपर सी और सी के ऊपर डी, ये याद रहेगा। तो एबीसीडी से याद करें इसकी लोकेशन, मतलब सी का मतलब है सर्विकल, ए का मतलब है ऑल्टिक, बी का मतलब है ब्रेकियल, डी का मतलब है डायफ्रामेटिक, करेक्ट। यहाँ यहाँ से इसकी लोकेशन कॉन्स्ट्रक्ट होती है, करेक्ट। मतलब अगर इसका वर्टिब्रा लेवल अगर देखो सर्विकल का तो C6, अवर्टिक का वर्टिब्रा लेवल देखो तो T4, और और जो ब्रेकियल का जो लेवल अगर ये वर्टिब्रा लेवल देखो तो T6, और इन दोनों का सम T10 डायफ्रामेटिक होगा। उसके बाद में अगर ये C7 लेवल पे मतलब ये 6 इंच है, इसका अपोजिट 9 इंच ये होगा, अब ये 11 इंच होगा ऑड नंबर, और ये 15 इंच होगा, याद रखिएगा। 6 इंच, 9 इंच, 11 इंच, 15 इंच याद रहेगा। और 1 इंच अगर ये तो है इंच के अंदर, अगर सेंटीमीटर में अगर एग्जामिनर पूछ लेता है, कभी कभी सेंटीमीटर में भी आ जाता है एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन कि जो एवोल्टिक है उसका जो डिस्टेंस कितना होता है अपर इंसिजर ऑफ टीथ, ये अपर इंसिजर ऑफ टीथ है, इस अपर इंसिजर ऑफ टीथ से इस सर्विकल के बीच का कितना डिस्टेंस है, इस अपर इंसिजर से इस एवोल्टिक के बीच का कितना डिफरेंस है, इस अपर इंसिजर ऑफ टीथ से ब्रेकियल के बीच का कितना डिस्टेंस है, इस ब्रेक इंसिजर से डायफ्रामेटिक के बीच कितना डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस। 6 इंच मतलब 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो जितने इंच होगा उसको 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा यार, निकल जाएगा वो सेंटीमीटर के अंदर निकल जाएगा। फिर तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस बता रहा हूं ये अपर इंसिजर से डिस्टेंस। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो अवल्टिक है जिसके कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है, ये यहाँ कैसे कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है कि मान लो ये हमारा अवल्टा है, जब अवल्टा यहाँ पे कंप्रेस करेगा उस जिसकी वजह से अब अवल्टा क्या है, अब अवल्टा जैसा कंप्रेस कर दिया अवल्टा ने तो अवल्टिक का कॉन्स्ट्रक्शन हो गया, करेक्ट। अगर मान लो लेफ्ट ब्रोंकस अगर कॉन्स्ट्रक्टर कर देता है कुछ इस तरह से तो वो हमारे ये ब्रेकियल कॉन्स्ट्रक्शन हो गया। मान लो सर्विकल से यहाँ से अगर कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसको सर्विकल कॉन्स्ट्रक्शन बोल दिया, करेक्ट। और ये पोजीशन और ये इंच तो आपको याद करनी पड़ेगी। करना क्या है, कुछ भी याद नहीं करना है यार, C6 होगा T4 होगा, ये याद रहेगा, ये इन दोनों का सम है ये बस। और ये 6 अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, इसका अपोजिट ये कर लो 9, और ये 11 और 15, बस क्या करना क्या यार, कुछ भी नहीं करना, बस हो गया। ये हमारी कॉन्स्ट्रक्शन हो गया, ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं यार, पहले पहले बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पार्ट्स के बारे में। 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, सर्विकल पार्ट्स, थोरेसिस पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट। अब ये जो सर्विकल पार्ट होता है वो 4 सेंटीमीटर का होता है, थोरेसिस पार्ट 20 सेंटीमीटर का होता है, और एब्डोमिनल पार्ट 1 सेंटीमीटर का होता है। क्योंकि मैंने कहा था ये इसोफेगस की लेंथ कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, भाई 4 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, टोटल हो गया 25 सेंटीमीटर। बट वाई, क्यों यार, दिमाग में एक चीज आ जाती है कि इसोफेगस की लेंथ 25 सेंटीमीटर ही क्यों है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो इन 3 पार्ट ही क्यों है यार, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो इसके लिए मैं डायग्राम देख लेता हूँ सबसे पहले, वो वाई क्यू है वो सारी चीज़ें मैं नीचे देखूंगा। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ डायग्राम के बारे में, ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा, यह हमारा इसोफेगस का डायग्राम है। और ये मैंने कहा था कि लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेजियस हुआ ये ऊपर वाला, या फिर C6 के लेवल पे बोल सकता हूँ, क्रिकोइड कार्टिलेजियस या सी से ये यहाँ से इसका सुपीरियर इनलैंड है, कुछ इस तरह से होता है डायग्राम स्ट्रक्चर, वो मैंने शो कर रखा है। ये क्रिकोइड कार्टिलेजियस का लोअर बॉर्डर और ये अपर ऑफ C6 के यहाँ पे है, C6 के लोअर बॉर्डर पे है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, और ये सुपीरियर इनलैंड के यहाँ से सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनोब्रियम स्टेरनी को क्रॉस करता हुआ जाता है, और हमारे जो इसोफेगस ऑफ डायफ्राम है उसके अंदर से गुजरता हुआ चला जाता है। ये सारी चीज़ें देखी थी मैंने, तो वो चीज़ें तो बाद में डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है यार, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये तो कंस्ट्रक्शन और एक रिलेशन। ये दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है इसोफेगस के अंदर। रिलेशन भी मैं बताऊंगा, डायग्राम से समझाऊंगा यार। मान लो, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ये हमारा, या फिर इस रिलेशन को मैं ढंग से समझाता हूँ यार, इस रिलेशन को ढंग से समझाता हूँ कि ये हमारे, ये ब्लू कलर से जो शो कर रखा है ये क्या है, ये है हमारा ट्रेकिया। जो ब्लैक, इसके पीछे की अगर बात करूं इसोफेगस, तो इसोफेगस पीछे की तरफ रहता है। मैंने शुरू में कहा था कि इसोफेगस ऑलवेज लाई रहता है पोस्टीरियरली, बट अपर पार्ट, इसका ऊपर वाला पार्ट, इसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि नीचे वाला पार्ट के अंदर क्या है कि हमारा ऑल्टा आ जाता है, ये ऑल्टा, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब आगे की तरफ तो है ट्रेकिया, पीछे है इसोफेगस, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये हमारा हर्ट रे है, और हर्ट के बाहर की तरफ जो कवरिंग है ना, ये जो रेड कलर से मैंने सर्कल से शो करी, ये है हमारे पेरिकार्डियम, जो हमारे हर्ट को कवर करके रखता है। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में ये जो स्काई ब्लू कलर से मैंने शो कर रखा है, ये है पल्मोनरी ट्रंक, और ये पल्मोनरी ट्रंक बाइफरकेट हो जाता है एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी में, करेक्ट। और ये उसी प्रकार और उसी तरह जिस तरह से हमारा जो पल्मोनरी ट्रंक बाइफरकेट होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, उसी प्रकार हमारा जो ट्रेकिया है ये भी बाइफरकेट हो जाता है। ये एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, करेक्ट। फिर उसके बाद में ये जो अवोल्टा है, इसके यहाँ से तीन तरह की ब्रांचेस है अवोल्टा की। एक असेंडिंग अवोल्टा यहाँ से एंटर करता है, एक ये आर्च ऑफ अवोल्टा, और नीचे की तरफ ये जो जाता है डिसेंडिंग अवोल्टा। एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने अवोल्टा की ब्रांचेस के, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो इस अवोल्टा की तीन तरह की ब्रांचेस है। असेंडिंग की अगर बात करूँ तो उसके अंदर असेंडिंग ब्रांच हमने बताई थी वहाँ की, सुपीरियर और इन्फीरियर जो कोरोनरी आर्टरी है उसको सप्लाई करता है, ये असेंडिंग वाला। और उसके अंदर उसके बाद में जो आर्च ऑफ अवोल्टा है उसकी तीन ब्रांचेस होती है, वो भी बताइए मैंने। एक होता है ब्रेकियोसेफेलिक, और एक तो होता है ब्रेकियोसेफेलिक हो गया, और एक हो गया कि कोई भी किसी भी, एक तो हो गया ब्रेकियोसेफेलिक हो गया, और एक हो ये वाला ब्रेकियोसेफेलिक, और ये एक हो गया लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एक हो गया लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक है इसकी भी दो तरह की ब्रांच होती है। एक तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, और लेफ्ट सबक्लेवियन भी अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। और एक होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो हमारे हेड एंड नेक को सप्लाई करेगी, और एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये आगे डिवाइड होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। तो इसकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दोनों हम सप्लाई करती है हेड एंड नेक को। वो आप देख लीजिएगा वहाँ पे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे यार, मैं बस बता रहा हूँ आपको। अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो गई, और ये चीज़ें हो जाती है। ये सारा का सारा जो लेवल है ना, मतलब ये T3 के लेवल पे है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि इसके नीचे, अब जाहिर सी बात है T3 के लेवल पे है ये सारी चीज़ें, तो इसके नीचे क्या T4 लेवल होगा ना यार, तो इसके बिलो क्या है T4 लेवल, और T3 पे है। अब देखो ये सेम डायग्राम है, ये वाले डायग्राम भी सेम है, मैं बताऊंगा। तो रिलेशन, एंटर रिलेशन देखेंगे, पोस्टर रिलेशन देखेंगे, राइट रिलेशन देखेंगे, लेफ्ट रिलेशन देखेंगे। तो एंटर रिलेशन में है ट्रेकिया, तो आपको दिख ही रहा होगा कि एंटेरियरी आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा ट्रेकिया, तो ये ट्रेकिया क्लियर हो गया, एंटर रिलेशन में ट्रेकिया गया। एक सेकंड है राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट पल्मोनरी आर्टरी मतलब ये वाली राइट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि मैंने कहा था पल्मोनरी ट्रंक बाइफरकेट होके लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी राइट पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये भी क्लियर हो गया, ये भी एंटर रिलेशन बनाएगा। उसके बाद में एक रिलेशन बनाता है लेफ्ट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। अब लेफ्ट ब्रोंकस की अगर बात करूं तो ये जो लेफ्ट ब्रोंकस की
ये जो लेफ्ट ब्रोंकस है ये हमारे ब्रोंकाई को जहाँ से कॉन्स्ट्रक्ट होती है, मैंने बताया था वहाँ पे, तो ये हमारे लेफ्ट ब्रोंकस हो गया। उसके बाद में जो पेरिकार्डियम विद अ लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है ये वाला, और ये पेरिकार्डियम है ये हार्ट के बाहर की तरफ कवरिंग, और ये लेफ्ट एट्रियम है ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ से देखो डॉट डॉट करके इधर बनाया है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये पूरा का पूरा हार्ट है, इसके बाहर की तरफ कवरिंग है। तो ये भी हमारे एंटीरियर कवरिंग होती है। और डायफ्राम दोनों में आता है यार, ये एंटीरियर रिलेशन भी बनाता है, पोस्टीरियर रिलेशन भी बताता है। कैसे? वही चीज़ है, सुपीरियर इनलैंड से एंटर करता है, डायफ्राम पोस्टीरियर लेवल तक जाता है, ऐसे डोम शेप हो जाता है, और ये हमारा आगे की तरफ ऐसे टिल्ट होता है, तो आगे की तरफ होता है तो डायफ्रामेटिक एंटीरियर रिलेशन बनाएगा, अगर पीछे की तरफ जाता है पोस्टीरियर रिलेशन बनाएगा। वो अगर मैं डीप में देखना चाहूँ, पर इतना यार टाइम नहीं है, मैं समझा सकता था वहाँ पे भी डीप में भी कि किस तरह से जनरली वो चीज़ें करता है, बट वीडियो थोड़ा लंबा है यार, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने डायफ्राम जब पढ़ाया था वो तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ से तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एब्डोमिनल की, और वहाँ से डायफ्राम देखिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये तो वही हमारे एंटर रिलेशन। अब ये चीज़ें मैं बता देता हूँ डायग्राम के अंदर। ये हमारी वर्टिबल कॉलम है इस डायग्राम के अंदर। अब इसके एंट्रेयर में क्या है? ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया दिख रहा होगा आपको, ये ट्रेकिया, ये ट्रेकिया। राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये दिख ही रहा है, राइट पल्मोनरी, पेरिकार्डियम, और ये इसोफेगस है ऑरेंज कलर से, और ये राइट वेगस, ये लेफ्ट वेगस है, सारी चीज़ें हैं। लेफ्ट रिकरेंट जो वेगस नर्व फॉर्मेशन करती है, सारी चीज़ें। ये तो हुई हमारे एंटर रिलेशन के बारे में। अब मैं बात करता हूँ पोस्टीरियर रिलेशन। अब यार पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में देखो, तो पोस्टीरियर रिलेशन पे है वर्टिबल कॉलम, तो ये वर्टिबल कॉलम पोस्टीरियर रिलेशन बना रहा है। उसके बाद में एक जो रिलेशन है पोस्टीरियर का, वो है हमारा राइट प्लूरल रेसेस। अगर रेसेस की बात करूं तो दो तरह के होते हैं जनरली, कोस्टो डायफ्रामेटिक और एक कोस्टो मीडियस्टेनम, करेक्ट। जब प्लूरा पढ़ते हैं तब वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी से पढ़ते हैं अपन कि कोस्टो डायफ्रामेटिक और कोस्टो मीडियल स्टेनम होता है, वो वहाँ से रेसेस अच्छी तरह से समझ में आता है। तो वो एक राइट प्लूरल रेसेस हो गया। एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके जो रिलेशन है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर है वह एक से ज़्यादा रिलेशन बनाता है। क्योंकि जैसे डायफ्रामेटिक की अगर बात करूं तो डायफ्रामेटिक एंटीरियर रिलेशन भी बनाएगा, पोस्टीरियर रिलेशन भी बनाता है, करेक्ट। एक स्ट्रक्चर एक से ज्यादा रिलेशन कैसे बनाता है अगर, तो ये चीजें अपन देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बता दिया था, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर एक से ज्यादा रिलेशन भी बना, जैसे डायफ्राम दोनों जगह है। अब ये चीजें तो क्लियर हो गई अपनी। अब मैं बात करता हूँ, ये राइट प्लूरल रेसेस हो गया। अल्टा आपको दिख रहा होगा, अल्टा, ये अल्टा हो गया, तो अल्टा दिख रहा है। थोरेसिस डक्ट, थोरेसिस डक्ट कहाँ है? अरे थोरेसिस डक्ट कहाँ है? ये थोरेसिस जो डक्ट है हमारी, पोस्टीरियर रिलेशन बनाती है थोरेसिस डक्ट, ये थोरेसिस डक्ट, ये दिख रही होगी आपको, ये पोस्टीरियर रिलेशन बना रही है। थोरेसिस डक्ट की अगर बात करूँ, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अजाइगस वेन, ये और इसके टर्मिनल हेमिजाइगस। अजाइगस वेन का भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए अजाइगस सिस्टम। तो वहाँ अजाइगस सिस्टम है, ऊपर की तरफ सुपीरियर हेमी अजाइगस और नीचे की तरफ हेमी अजाइगस होता है। तो उस हेमी अजाइगस की अगर बात करो तो हेमी अजाइगस की जो ऊपर जो टर्मिनल पोर्शन है, उसका टर्मिनल ये वाला पोर्शन, ये होता है पोस्टीरियर रिलेशन बनाता है। आपको याद हो तो यहाँ मैंने बताया कि पोस्टीरियर रिलेशन में बताया थोरेसिस डक्ट, बट थोरेसिस डक्ट का ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि थोरेसिस डक्ट है वो तो इसोफेगस के पोस्टीरियर रिलेशन में आता है, बट थोरेसिस डक्ट का जब अपन एंटीरियर रिलेशन देखते हैं ना तो वहां पे नाम आता है एक इसोफेगस। थोरेसिस डक्ट का एंटीरियर रिलेशन बनाता है इसोफेगस। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि इसका ये इसोफेगस का ये पोस्टीरियर रिलेशन बनाता है, करेक्ट। ये चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं वहां पे भी बताऊंगा चीजें, थोरेसिस डक्ट जब का पढ़ाऊंगा जब, बट यहाँ पे भी बता रहा हूँ ऑलरेडी। तो टू द राइट की अगर बात करो, अगर राइट साइड में बात करो तो राइट साइड में अजाइगस वेन होगी। राइट लंग्स, अब राइट साइड है तो राइट प्लूरा होगा, यार राइट लंग्स होगा, राइट प्लूरा होगा, ये राइट लंग्स तो राइट प्लूरा हो गया। और एक राइट वेगस होगी, ये राइट वेगस होगी, ये लेफ्ट वेगस होती है, और ये होती है हमारी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो फॉर्म होती है, एक वेगस नर्व फॉर्म करती है, और जो हमारे लेफ्ट जो रिलेशन बनाती है हमारा इसोफेगस का,
तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे राइट रिलेशन। अब मैं बात करूंगा लेफ्ट रिलेशन के बारे में। तो इसके लेफ्ट रिलेशन कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है कि अगर ये राइट प्लूरा और राइट लंग्स अगर राइट रिलेशन बना रहे इसोफेगस के, तो राइट लेफ्ट लंग्स और लेफ्ट प्लूरा बनाएंगे लेफ्ट रिलेशन। और एक अवल्टिक आर्च, अवल्टिक आर्च आपको मैंने डायग्राम से बताया था कि ऐसे अवल्टिक आर्च से जा रहा है, मतलब असेंडिंग अवल्टिक आर्च ऐसा घूमता हुआ जा रहा है और वो लेफ्ट की तरफ ही तो जा रहा है यार। क्योंकि देखो मानो, क्योंकि राइट ब्रेकियोसेफेलिक की अगर मैं बात करूँ तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक इधर जा रहा था, उसके बाद में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दूसरी ब्रांच थी लेफ्ट सबक्लियम, उसकी जो आर्च ऑफ अवल्टा की लेफ्ट सबक्लियम, तो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट रिलेशन बनाएगा, तो अवल्टिक आर्च हो गया। और थोरिसिस डक्ट है, ये होगी थोरिसिस डक्ट, यहाँ पे भी रिलेशन बना दी पोस्टीरियर भी और लेफ्ट, क्योंकि मैंने कहा था शुरू में कि इसोफेगस के रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी मिलेंगे यहाँ पे जो एक से ज़्यादा रिलेशन बनाता है। थोरिसिस डक्ट लेफ्ट के अंदर भी होगा, पोस्टीरियर रिलेशन भी बनाता है। उसी प्रकार डायफ्रामेटिक यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी डायफ्राम होगा, दोनों रिलेशन बनाता है। करेक्ट हो जाएगा क्या? उसके बाद में लेफ्ट रिलेशन हो गया, और उसके बाद में ये क्या हो गया? हाँ, डिसेंडिंग थोरेसिस अवोल्टा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आर्च ऑफ अवोल्टा डिसेंड होके डिसेंडिंग थोरेसिस अवोल्टा का फॉर्मेशन करेगा। और लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियन मैंने बताया था, ये वाले लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियन जो वेगस को फॉर्म होती है वेगस से, और ये हमारे लेफ्ट रिलेशन बनाती है इसोफेगस का। तो ये सारी चीज़ें अपन बात करी रिलेशन के बारे में। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? हमारे आर्टरी सप्लाई के बारे में। ध्यान से देखिएगा आर्टरी सप्लाई क्या है। जनरली ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में बात करता हूँ। ब्लड सप्लाई की बात करूँ तो 3 तरह के पार्ट्स के अंदर ब्लड सप्लाई बात करूंगा, सर्विकल, थोरेसिस और एब्डोमिनल। एक आर्टरी सप्लाई बात करूंगा, एक वेनस के बारे में बात करूंगा, एक लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात करूंगा। एक आर्टरी सप्लाई, एक वेनस ड्रेनेज और एक लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात करूंगा। अब सबसे पहले सर्विकल के बारे में बात करता हूं, तो इसकी जो आर्टरी सप्लाई है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी से होता है। ये टेबल अगर आपको याद हो गई ना, तो जाहिर सी बात है यार, ये चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी यार। इनके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब कोई चीज़ें समझाने की नहीं है यार, ये चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेगी। करेक्ट, इसके पास मेरे पास कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि मैं बता दूँ यार। अब सर्विकल की अगर बात करो तो उसकी जो आर्टरी सप्लाई होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। वेनस ड्रेनेज की अगर बात करूँ इंफीरियर थायराइड वेन। और लिम्फेटिक की अगर बात करूँ इस जो तो ये होता है डीप सर्विकल लिम्फ नोड। थोरेसिस की बात करूँ, आर्टरी सप्लाई होती है डिसेंडिंग थोरेसिस अवोर्टा और ब्रेकियल आर्टरी से। और जो वेनस सप्लाई की अगर बात, वेनस ड्रेनेज की अगर बात करो तो अजाइगस और हेमी अजाइगस फॉर्म करते हैं थोरेसिस का। और लिम्फेटिक की अगर बात करो तो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम लिम्फ नोड्स ये करते हैं, लिम्फ नोड्स होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एब्डोमिनल की। तो एब्डोमिनल की आर्टरी सप्लाई लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, वेनस ड्रेनेज लेफ्ट इंफीरियर फेनरिक आर्टरी होती है। और एक होती है सॉरी, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट जो सॉरी गलत बोल दिया मैंने, लेफ्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट इंफीरियर फेनरिक है, ये आर्टरी सप्लाई की है, ये एरो बना रखा है मैंने, सॉरी गलती हो गई। वेनस के अंदर ये आता है, दो चीज़ें आती है, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक और एक हेमिजाइगस वेन, ये एब्डोमिनल के अंदर। और लिम्फेटिक के अंदर आता है लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड। और इस साइड में आता है देखो लिम्फेटिक का सर्विकल का जो लिम्फेटिक सर्विकल की अगर बात करो तो सर्विकल का लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो क्या है, वो डीप सर्विकल लिम्फ नोड। थोरेसिस का लिम्फेटिक ड्रेनेज पोस्टीरियर मीडियस्टेनम लिम्फ नोड्स। और एब्डोमिनल का लिम्फेटिक ड्रेनेज लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। ये तो हुई हमारे आर्टरी सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक के बारे में बात। अब मैं बात करूंगा नर्व सप्लाई। दो ही होती है, सिंपैथेटिक होगी, पैरासिम्पैथेटिक होगी। और जो सिंपैथेटिक होगी वो T5 से T9 लेवल पे होगी। और जो और अगर पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करूँ, ये सॉरी मैंने एरो गलत बना दिया है, ये जो एरो है ये जनरली पैरासिम्पैथेटिक का है। ये देखो जो सिंपैथेटिक होता है T5 से T9 लेवल पर बनाएगी, बट पैरासिम्पैथेटिक रिकरेंट लेरेंजियन नर्व और इसोफेगस प्लेक्सस जो वेगस से फॉर्म करता है, मैंने बताया था वहाँ पे, तो वो उससे पैरासिम्पैथेटिक की नर्व सप्लाई होती है। तो ये हो गई हमारी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। और अब मैं बात करता हूँ क्लिनिकल के बारे में। यार इनको मैं डिटेल में समझा सकता था, बट यार वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, देखने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर इसोफेगस के क्लिनिकल अगर पढ़नी हो तो 6 पॉइंटों के अंदर पढ़ेंगे, जल्दी से फटाफट से याद पढ़ लेते हैं बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिकल
एक इसोफेजियल कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, एक इसोफेगोस्कोपी हो जाता है, एक डिस्फेजिया हो जाता है, एक रिफर्ड पेन हो जाता है, एक एक्लेशिया कार्डिया हो जाता है, एक ट्रेक्योफेरेंजियल फिस्टुला हो जाता है। सबसे पहले बात करता हूँ इसोफेजियल कॉन्स्ट्रक्शन। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का, मान लो कि इसोफेगस है, उसके अंदर फोरिजन सब्सटेंट है, वो अकुमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसोफेजियल कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है। करेक्ट, क्योंकि यार कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब है कि यार वो एक मस्कुलर ट्यूब है इसोफेगस, तो वो उसके अंदर वो कहीं से भी कॉन्स्ट्रक्ट हो सकती है। तो वो हमारे एब्डोमिनल सर्विकल से भी कॉन्स्ट्रक्ट हो सकती है, ओल्टिक से भी कॉन्स्ट्रक्ट हो सकती है, ब्रेकियल से भी कॉन्स्ट्रक्ट हो सकती है, डायफ्राम से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। मतलब अगर वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो गई ऐसे, उसकी दब गया, तो उसकी साइज मतलब उसकी कॉन्स्ट्रक्ट हो जाने की वजह से उसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह का फोरिजन सब्सटेंट है वो इकट्ठा हो जाता है। ये चीज़ें पढ़ते हैं इसके अंदर। सेकंड अपन बात करते हैं इसोफेगोस्कोपी। इसके अंदर क्या है कि इसोफेगस जो की अगर बात करें तो वो एंट्रेजर से व्यू होता है इसके अंदर, उसको व्यू करते हैं। डिस्फेजिया, डिस मतलब होता है डिफिकल्ट और फेजिया का मतलब होता है ईटिंग। मतलब इसके अंदर डिस्फेजिया के अंदर ईटिंग करते हैं, उसके अंदर डिफिकल्टी हो जाती है। और ऐसा कब होता है, जब कार्सिनोमा हो जाता है और साइड से साइड जब कंप्रेस हो जाता है हमारा इसोफेगस, उस समय ऐसी कंडीशन हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन क्या है कि जैसे मान लो एक कंडीशन होती है एसिड पेप्टिक इसोफेजाइटिस। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे इसोफेगस होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसके अंदर, एसिड पेप्टिक इसोफेजाइटिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी इसोफेगस के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया जिसकी वजह से हमारा जो पेन होता है और वो T4 और T5 के लेवल पे होता है, और वहाँ से वो एक्सटेंड करता है कहाँ तक, हमारे लोअर जो पेन है वो एक्सटेंड करेगा लोअर थोरेसिस और एपिगेस्ट्रियम रीजन तक जनरली जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एक्लेशिया कार्डिया। एक्लेशिया कार्डिया है, ये एक इंस्पेक्टर से रिलेटेड होता है। जनरली जहाँ हमारा इसोफेगस जब स्टोमक के अंदर ओपन होता है तो वहाँ के बीच में एक इंस्पेक्टर होता है, कार्डिक इंस्पेक्टर, जो उसको ओपन करता है। बहुत सारे तरह के ऐसे होते हैं, वो होते हैं जो दो ये आपस में ओपन होते हैं, दो स्ट्रक्चर, उनको एक इंस्पेक्टर बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि उस स्टेप उसके अंदर क्या होता है जनरली उस स्टेज के अंदर एक्लेशिया कार्डिया के अंदर कि जो मतलब जो रिलैक्स स्टेज होता है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। मतलब नॉर्मली तो क्या होता है इसोफेगस के अंदर कॉन्स्ट्रक्टर और रिलैक्शन, कॉन्स्ट्रक्टर और रिलैक्शन स्टेट होता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, बट रिलैक्स स्टेट है इस एक्लेशिया कार्डिया के अंदर वो तो स्टेप हो जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज होता है वो लगातार चलता रहता है। जब कॉन्ट्रैक्ट स्टेज लगातार चलता रहता है जिसकी वजह से जो बोलस है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और जब बोलस इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग होगी, रिग्रेटेशन होगा, ये सारी कंडीशन होती है। उसके बाद में ट्रेकियो इसोफेजाइटिस फिस्टुला की अगर बात करूँ तो इसको हम सर्जिकल से भी करेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फिस्टुला का मतलब क्या होता है कि एक ट्यूब है जो दो पार्ट्स को कनेक्ट करती है। तो कौन कौन से पार्ट, हमारे इसोफेगस और हमारे ट्रेकिया। ऊपर है इसोफेगस, नीचे है ट्रेकिया। अब इन दोनों के बीच में एक ट्यूब है जो आपस में इन दोनों को कम्युनिकेट करती है। मान लो कोई एडल्ट है, उसके अंदर एयर गई और एयर जा रही है, वो हमारे इसोफेगस से भी आ सकती है, या मान लो हमारे अगर इसोफेगस से बाहर से जा रही है ऐसे, अगर वो ट्रेकिया से भी आ सकती है। तो वो जो दो पाथवे हो गया जिसकी वजह से इधर से भी एयर जा रही है, इधर से भी एयर जा रही है, तो वो कम्युनिकेट कर दी यहाँ पे, तो उसको मतलब इसोफेगस उस कंडीशन के अंदर डिस्टेंड हो जाता है जनरली। तो ये ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में, तो वो एक ऐसी कंडीशन को हम ट्रेकियो इसोफेगस फिस्टुला बोला जाता है। मतलब इसको हम सर्जिकल से भी रिमूव कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, इसोफेगस के बारे में बात करी, तो इस वीडियो के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इसोफेगस को हमने खत्म कर दिया है। इसोफेगस के डायमेंशन, उसके कोर्स, उसके कर्वेचर, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके रिलेशन, उसकी वेस्कुलर सप्लाई, क्लिनिकल एनाटॉमी, सारा का सारा। इतना कुछ था ना यार, अगर इसको खत्म करना, अगर मैं पार्ट के वीडियो बनाता ना तो लगभग मैं मानता था कि 1 घंटे का वीडियो तो बनते बनते पार्ट के अंदर स्प्लिट करके बनाता, बट एक ही वीडियो बनाया मैंने और थोड़ी स्प्लिट बना के बनाया है, तो ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसोफेगस ये क्लियर हो जाता है। अगर इतना एग्जाम में आ जाता है इसोफेगस, अगर इतना भी लिख देते ना तो काफी यार सफिशिएंट है। और एग्जामिनर वाला मतलब इसके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा, या तो कंस्ट्रक्शन पूछेगा, या रिलेशन पूछेगा, या क्लिनिकल पूछेगा, या डायमेंशन और कोर्स पूछेगा। मतलब डायमेंशन तो बहुत कम है चांस, क्योंकि इसमें लेंथ और ये तो पूछेगा नहीं, या डायमेंशन कोर्स पूछेगा, कर्वेचर पूछेगा, ये सारी चीजें पूछेगा। मतलब एक पूरा का पूरा इसोफेगस नहीं पूछ सकता यार, अगर पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, फिर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो यार।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।